हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीके जीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 6 क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है। और उसमें जो है लास्ट चैप्टर है जो कि 11वां चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने जो है इसका थ्योरी वाला पोर्शन किया था, जिसमें इमारतें, चित्र और किताबें, इसके बारे में जो है थ्योरी वाला पोर्शन हो चुका है। वो क्लास जो है आपका 21 नंबर क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और इससे पहले के क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस जो है देख लीजिए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको जो है आप पढ़ेंगे तभी आपके एग्जाम में जो है सवाल सब जिस तरीके से अभी पूछा जा रहा है एग्जामों में सवाल, तो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और चाहे वो छोटे सवाल हो या लंबे लंबे सवाल हो, क्योंकि आजकल के जो सवाल सब आ रहे हैं तो स्टूडेंट लोगों का कहना है कि बहुत टफ टफ सवाल आ रहा है, बहुत सारे लाइनिंग में आ रहा है, बहुत सारे लंबा लंबा सवाल आ रहा है, तो वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी पढ़ने से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू। और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये रहा हमारा पहला सवाल, ठीक है। इसमें जो है दिया हुआ है सवाल कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग जो है नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा तो उसमें ये सारे चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि मेहरौली जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये जो है मेहरौली, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये जो है आपका दिल्ली में है, ठीक। और दिल्ली में भी जो है आपका जो कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक। तो इसे कुतुब मीनार के परिसर में, ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली लौह स्तंभ है, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ है। और ये कब बनाया गया है, तो ये जो है 1500 वर्ष पहले बनाया गया है। 1500 वर्ष जो है पहले बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और देखिए, इतने 100 साल पहले बनाए होने के बावजूद जो है आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, क्योंकि इसमें जो है आपका नेचुरल जो है खनिज का, इसमें पौधे और खनिज का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो जंग न लगने का कारण क्या है इसमें, तो प्राकृतिक प्राकृतिक पौधे एवं खनिज जो है खनिज का प्रयोग किया गया है। इसके वजह से आज तक इसमें जो है जंग नहीं लगी है। तो ये जो है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। ये जो लौह स्तंभ है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो लौह स्तंभ किसके बारे में संभवतः जानकारी देती है, तो ये जो है संभवतः जो है एक चंद्र नाम के एक शासक का जो है शासक का इस पर वर्णन है, इस पर जो है वर्णन है। और ये जो चंद्र नाम के शासक है, ये चंद्र नाम के शासक जो है ये संभवतः गुप्त वंश से जो है जुड़े हैं। किस वंश से, गुप्त वंश से। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यहाँ जो है गलत पूछा है। तो स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, ठीक है, टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो कभी कभी तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसमें बोला है कि नहीं है। तो देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, ये बिल्कुल सही है।
कहता है स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर में गलती क्या है, तो देखिए ये जो स्तूप है ये जो है आपका गोल भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लंबा भी हो सकता है। अब इसमें जो है स्तूपों में सजावट के लिए नहीं, इस स्तूप में जो है अवशेष रखे गए हैं, अवशेष, ठीक है। और ये जो अवशेष है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, अनुयायी है, इनके जो है अनुयायी के शारीरिक अवशेष है, शारीरिक अवशेष है, ठीक है। अब शारीरिक अवशेष में वो दांत, हाथ, हड्डी, ये सब जो है शरीर का अवशेष रखे गए हैं। या ये भी रखे जा सकते हैं उसमें कि शारीरिक अवशेष के अलावे इसमें यूज किया गया, मतलब उनके यूज के वस्तुएं भी रखी गई हो, यूज के वस्तु, ठीक है, प्रयोग किए गए वस्तुओं का भी जो है अवशेष इसमें रखा गया है इस डिब्बा में, और इसी डिब्बा को धातु मंजूषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो ठीक था, लेकिन सजावट के लिए रखा गया ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है, पहला है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है मंडप होता था। ठीक है, उसके बाद मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा दे रहा है कि गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। ठीक है, अब ये तीनों में, ठीक है, तीनों में जो है कौन सा सही है ये बताना है, सही इसमें बताना है। तो देखिए मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप नहीं हुआ करता था। मंडप एक तरह से क्या होता था, ये सभागार होता था। ठीक है, सभागार होता था और सभागार में जो है लोग वहां बैठते थे, चर्चा वगैरह करते थे। ठीक है, सभागार में, तो सभागार में लोगों के बैठने की जगह होती थी। सभागार में क्या होता था, लोगों के बैठने की जगह। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब एक सही नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा छट जाता है। ठीक है, ऐसे ही टर्मिनेट करके आप लोगों को भी बनाना है। जब भी ऐसे सवाल आए पुट वाले, ठीक है, तो आपको अगर एक अगर गलत हो गया तो ऑप्शन में भी देख लीजिए कि वो एक जो है कौन कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, उसको टर्मिनेट करिए। दूसरा, मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। तो मंदिर में गर्भगृह नाम की एक जगह होती है और ये जो गर्भगृह नाम की जो जगह होती है यहाँ पर मंदिर में जो है जिस भी भगवान की मूर्ति होती है वहां पे स्थापित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित करने की जो है जगह होती है। ठीक, और किसकी मूर्ति स्थापित होती है, तो देवी देवता, जिसमें जो है विष्णु, शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। अगर दोनों लाइन को देखा जाए तो मंडप का मतलब इसमें दे दिया है और गर्भगृह का मतलब इसमें दे दिया है। ठीक है, तो गर्भगृह जो होता है किसी भी मंदिर का क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 2 गलत हो गया तो 2 ये भी गलत, तो केवल 3 ही आपका क्या होगा, सही होगा।
अब इसमें है कि गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। अब जहाँ पे पर भी अगर मंदिर में गए होंगे तो जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है देवी देवता के, उसके गर्भगृह के ऊपर जो आप देखेंगे तो जो इस तरीके की संरचना मिलती है, इसे ही क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब इसमें आपको गलत चुनना है। ठीक है, कहते हैं पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें जो है सुन और समझ सके, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब 3 सही है तो आपका चौथा गलत होगा। अब क्या गलत है देख लेते हैं। कहता है स्त्रियां तथा क्षुद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए स्त्रियां और शूद्र को जो है वेद पढ़ने की अनुमति तो बहुत समय से नहीं है। ठीक है, कहता है वे पुराण को भी नहीं सुन सकते थे। अब देखिए वेद के भी मामले में ऐसा ही था, ठीक, कि स्त्रियां और शूद्र को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पर सुन सकते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि वे पुराण को सुन सकते थे, नहीं सुनना ये गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है पुराणों के संकलन से संबंधित जो है नहीं है। तो देखिए पुराणों से संबंधित संकलन नहीं है, तो देखिए व्यास है, व्यास के जो शिष्य हैं, ये शिष्य है लोमहर्ष, और लोमहर्ष के जो है उग्र सर्वा क्या है, बेटा है। तो ये तीनों के तीनों जो है पुराण से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये जो मंखक है ये महाकाव्य से संबंधित है, महाकाव्य से संबंधित है। ठीक है, जिसमें मंखक गोशाल ऐसे करके इनका महाकाव्य है। तो इसमें पूछा है कि कौन जो है पुराण से संबंधित नहीं है, तो ये जो है डी हो जाएगा। ये मंखक जो है कश्मीर के एक जो है कवि है। ये कहाँ के कवि है, तो कश्मीर के कवि है। ठीक है, और ये महाकाव्य के कवि माने जाते हैं, तो ये पुराणों से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक, अब आर्यभट्टियम के लेखक जो है आर्यभट्ट है, यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो आर्यभट्ट है ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से, पटना से। ठीक है, दानापुर के पास से। तो ये आर्यभट्ट जो है ज्योतिष शास्त्र, खगोल और गणित तीनों के तीनों में क्या है, तीनों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए शून्य के बारे में दिया है, जो कि आर्यभट्ट शून्य से भी संबंधित है। तो कहता है शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन जो है सही है इसमें। ठीक है, कहते हैं भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। कहता है गिनती की यह पद्धति जो है पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई। देखिए सबसे पहले यूरोपियों द्वारा नहीं अपनाई गई और उसके बाद अरब द्वारा, यही चीजें उल्टा किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि गिनती की पद्धति जो है सबसे पहले अरब द्वारा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अरब होना चाहिए था, अरब द्वारा अपनाई गई। उसके बाद जो है कहाँ, तो यूरोपीय द्वारा, यूरोपियों द्वारा। ठीक है, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो हमारा 2 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही। 3 में दिया हुआ है कि रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती किया करते थे, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ, तो भाई ये चीन में हुआ, सबको पता होगा। ठीक है, कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और चीन ऐसा देश है जो कोई अगर आविष्कार करता है तो ये पहले अपने आविष्कार क्या है, छुपा के रखता है। ठीक, और छुपा के रखता है, और यहाँ से डायरेक्टली अपने उपमहाद्वीप में जो है ये नहीं आता है, दूसरे देशों से होते हुए अपने यहाँ आता है, गोल गोल घूम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए सवाल
ये सब जो सवाल है आपका हैंड रिटन में है और ये जो है आपको किताब से हमने निकाल के इसमें लिखा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बढ़ाया हुआ सवाल है। और देखिए ये जितने भी सवाल आपके चैप्टर से दिए गए हैं और ये चैप्टर जो है, जो आप 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहता है मेहरौली के लौह स्तंभ की ऊंचाई जो है कितनी है। तो देखिए मेहरौली कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है और ये जो है कुतुब मीनार के परिसर में है। और ये जो लौह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगी है, क्योंकि इसमें जो है प्राकृतिक पौधे और खनिज का यूज किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है और इसका जो है वजन ये 3 टन से भी ज्यादा है। 3 टन से क्या है, ज्यादा का है ये। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 7.2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महरौली के महरौल एक सेकेंड लौह स्तंभ में किस शासक का वर्णन है। ठीक है, तो शुरुआत वाले ही सवाल में बताए हैं कि महरौली के लौह स्तंभ में जो है यहाँ पे एक चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन है। और ये जो शासक है संभवतः क्यास लगाया जाता है कि किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो गुप्त वंश से। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तांबा और टिन को मिलाकर जो है क्या बनता है या क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए ये जो सवाल है ये हमारे चैप्टर से भी है, हिस्ट्री के, और ये सवाल जो है आपके साइंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कईयों बार ये पूछा गया है। तो तांबा Cu प्लस टिन Sn ये मिल के जो है आपका क्या बनता है, तो ये आपका कांसा बनता है। ठीक है, कांसा बनता है। कांस्य युगीन सभ्यता जो है कौन सी है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है किसको बोलते हैं। ये जो पीतल है इसमें Cu प्लस Zn मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये पीतल आपका बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सांची का महान स्तूप जो है कहाँ है। अब ये जो है सांची, इसके बारे में हम लोग पहले ही के चैप्टर्स में भी पढ़े थे। ठीक है, 11वां चैप्टर से भी पहले इस जो चैप्टर सब पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने सांची के बारे में पढ़ा था। और सांची कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखिए शिल्पादिकारम की रचना किसने की। शिल्पादिकारम जो है ये आपका तमिल महाकाव्य है। तमिल महाकाव्य है। ठीक है, और इसकी रचना जो है इलांगो ने किया था। ठीक है, किसने किया था, इलांगो ने। और शिल्पादिकारम में जो है कोवलन और इसकी पत्नी जिसको जो है छोड़ देता है, और एक जो है माधवी नाम की एक स्त्री से इसका प्रेम प्रसंग रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें कहानी है, किसमें, शिल्पादिकारम में। ठीक है, और वहीं कोलन और माधवी की एक बेटी होती है। ठीक है, तो बेटी की कहानी जो है किसमें दी गई है, तो मणिमेखलाई में दी गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए मणिमेखलाई का भी पूछ लिया। मणिमेखलाई की रचना किसने की, तो ये जो है सत्यनारायण ने की। ठीक है, तो मणिमेखलाई ने जो है वही कोवलन और माधवी की बेटी की जो है इसमें कहानी है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मणिमेखलाई में जो है किसके बारे में मणिमेखलाई का जो है वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ है। अब देखिए हम लोग चैप्टर में पढ़े तो वहां पर भी हमने आपको बताया कि यहाँ से भी सवाल आया हुआ है। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराना। पुराण का मतलब पुराना। अब यहाँ दिया प्राचीन, पुराना, प्राचीन इमारत, प्राचीन दीवार या सभी। ठीक है,
तो ये सभी देख के ना कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन महाकाव्य है जो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, अब महाभारत और मेघदूत नहीं, कहता है महाभारत और शिल्पादिकारम नहीं, ये संस्कृत में है और ये क्या है? तमिल में है। शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई ये जो है दोनों के दोनों कौन सा महाकाव्य है? तो ये तमिल में है, ठीक है, तमिल में। तो रामायण और महाभारत यही दोनों किस में है? तो संस्कृत में है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संस्कृत रामायण की रचना किसने की? तो देखिए संस्कृत रामायण की जिसने भी रचना की है वो खुद ही इस रामायण के पात्र रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत रामायण के रचना किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पुरुवंश की राजधानी जो है हस्तिनापुर थी, ठीक है। वही हस्तिनापुर जहाँ जो है कौरव और पांडव जो है महाभारत के युद्ध में जो है लड़ते हैं, ठीक है। चलिए कौशल की राजधानी कहाँ है? तो कौशल की राजधानी आपका जो है अयोध्या है, सबको पता होगा रामायण की कहानी, ठीक है। तो वही कौशल की राजधानी अयोध्या है और अयोध्या के राजा कौन थे? तो राजा राम थे, ठीक है। जो जिनको जो है उनके पिता ने जो है वनवास भेज दिया था उनके पत्नी के साथ। आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? अब देखिए आर्यभट्टियम इसी में जो है इसके लेखक का नाम है आर्यभट्ट है, ठीक है। अब जब भी इस तरीके से रहेगा तो नाम थोड़ा सा पढ़ के इसका दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब में भट्ट भट्ट लगा हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है। चलिए जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया। अब चलिए ये जो 21 से आपका 25 तक के जो सवाल है ये मैचिंग वाले सवाल है, ठीक है। और इसको जो है मैचिंग करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है। कहता है अस्तूप, अस्तूप किसको बोलते हैं? तो अस्तूप का मतलब क्या होता है? टीला होता है, ठीक है। तो टीला हमारा ऑप्शन बी में चला जाएगा, ठीक है। 22 नंबर में शिखर है, शिखर किसको बोलते हैं? तो अभी आप ये पढ़े हैं कि गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण होता है इस तरीके का आकृति, इस तरीके का आकृति उसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। मंडप, ठीक है। तो मंडप जो होता है, मंडप कहाँ गया? मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह होता है मंडप। ये सब सवाल हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। गर्भगृह, तो गर्भगृह जो होता है किसी भी मंदिर का क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है जहाँ पे जो है देवी या देवता की जो है मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? तो स्तूप के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है उसी को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 25 के 25 सवाल आपका हो चुका, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 21 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का जो है आपका ई हो जाएगा, ठीक है। और 23 का आपका डी हो जाएगा। 24 का जो है आपका ए हो जाएगा और 25 का जो है 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपके 25 MCQ वादे के हिसाब से। अब जो है हमारा 6 क्लास का NCERT का हिस्ट्री वाला जो है 6 क्लास का खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब जो है हम लोग नए जोश के साथ नए जो है क्लास के हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 7th क्लास के जो है हिस्ट्री के साथ, ठीक है। 7th क्लास का जो है हिस्ट्री अब होगा, ठीक है। 7th क्लास का हिस्ट्री, ठीक है। 6th क्लास का हिस्ट्री आपका जो है कंप्लीट हो चुका। अब 7th क्लास का हिस्ट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नए जोश के साथ आइए और जिनके पास बुक नहीं है तो 7th क्लास का हिस्ट्री का बुक आप खरीद लीजिए और साथ साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। और इसमें जो है जिनको भी अच्छा लग रहा है हमारा क्लासेस, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।